बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाजरीन, इस साल हज के इंतजामात के हवाले से खबरें जबान ज़दे आम हैं, चाहे वो हुज्जाज कराम के मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश गाहों के बंदोबस्त के मामलात हो, यानी उनका मेयार और उनकी हरम शरीफ से फासले का तयन, या फिर 8 ज़िल-हज को मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए बुनियादी सहूलतों की अदम फरहमी, यानी चाहे वो टेंट्स हो यानी खेमे, बिजली, पानी की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनकी अदम दस्तयाबी, इन सारे मामलात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। खुद हुकूमत की जानिब से एक हाई लेवल इंक्वायरी लॉन्च की गई है। जो FIA है उसने इस सिलसिले में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी की हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 6 रुकनी बेंच अब खुद नोटिस लेते हुए इस सारे मामले पर हियरिंग कर रहा है। इन तमाम मामलात से कतई नजर आज की नशिस्त में हम इन तमाम हवालों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है, ताकि आइंदा बरस पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए बेहतर हज इंतजामात हो सकें। व्यूअर्स, एक वक्फे के बाद अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ और इस अहम मजहबी और हसास इशू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। काम के लिए हमारे घर में तो जौहर जो शानदार ही चलता है। नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, नो साइड इफेक्ट, और अब तो चॉकलेट फ्लेवर, हनी और शुगर फ्री में भी आ गया है। मैं भी खुश और चॉकलेट फ्लेवर जौहर जो शानदार। Hershey Johar Jashanda, declared the best of Asia for cough, cold and flu by Time magazine. वेलकम बैक व्यूअर्स, अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराया देता हूं। हमारे साथ आज नशिस्त कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हामिद सईद काज़मी साहब, आपके इल्म में है, बल्कि आप खुद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और नेचुरली आपका FIA में भी इंटरव्यू हो चुका है। बताइएगा, पाकिस्तानी अवाम ये जानना चाहेगी, हज जो एक इंतहाई मुकद्दस फरीजा है, जितने भी साहिब इस्तिताअत मुसलमान हैं उन पर जिंदगी में एक दफा फर्ज है हज करना, इस साल क्या वजह बनी कि इतने नाकिस इंतजामात, चाहे जैसे मैंने शुरू में कहा कि रिहाइश गाहों का बंदोबस्त हो या मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी, सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि इस वक्त जो शोर मचा हुआ है, ऐसे में हर शख्स यकीनन सच की तलाश में है और मैं अर्ज करूंगा कि बदइनवानी और बद इंतजामी ये दो अलहदा चीजें हैं, इनको अलहदा अलहदा समझना चाहिए। जहां तक बद इंतजामी का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि जो लोग इस दफा हज करके आए हैं और जिनको अल्लाह ने इससे पहले भी हज की सादत बख्शी है, उनसे पूछिए, वो गवाही देंगे। और मेरे सामने वजीर हज सऊदी अरब और मुअस्ससा जनूब एशिया के चेयरमैन ने खुद ये तस्लीम किया कि इस दफा सऊदीया में जो हज था वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हज था। हाजियों की जितनी तादाद इतनी इस दफा आई थी, ऐसे पहले कम आई होगी। और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि जी एक वजह तो यह है कि पिछले बरस स्वाइन फ्लू के शोर की वजह से बहुत से हाजी नहीं आ सके और वो इस दफा आए। और दूसरी वजह ये बताई कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हज गर्मियों में आने से पहले, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों में आ रहा है, तो इस पहले ही हज कर लें, तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हज था। उस क्राउडेड होने की वजह से वहां पर बहुत से मसाइल थे। मीना के अंदर जो मसला पैदा हुआ उसमें पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि दुनिया की किसी हुकूमत का ताल्लुक नहीं होता। वहां पर इंतजामात, वहां गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया जो है वो आउटसोर्स कर देती है वो इस्टेब्लिशमेंट्स को, जिसको मुअस्ससा कहते हैं। हमारा मुल्क चूंकि जनूबी एशिया में है तो इसलिए हमें डील करती है मुअस्ससा जनूब एशिया। ओके, अब वो वहां पर आउटसोर्स उनको कर देती है, वो आगे ठेकेदारों को देते हैं जो कुछ भी करते हैं। मैं चूंकि साथ साथ आपसे सवाल भी करता जी, ये बताइए, आपने कहा कि बद इंतजामी और बदउनवानी दो अलहदा चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और आपने कहा कि इस साल का जो हज है वो ज्यादा क्राउडेड था, ज्यादा लोग आए। ये बद इंतजामी के मामला सिर्फ पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के साथ पेश है या तमाम हुज्जाज कराम के साथ, ये मैं जानना चाहूंगा। गुजारिश है कि जहां तक मीना में जो हमारे 5 मकतबों में परेशानी हुई और तकरीबन 25-26 हजार हाजी उनको बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं हो सकी, ये
ہمارے علم میں تو ظاہر ہے پاکستانی حاجیوں کی مشکلات آنی تھی، لیکن مؤسسہ جنوب ایشیا کے جو چیئرمین ہیں وہ جو میرے ساتھ گئے ان کیمپوں میں، تو انہوں نے مجھے دکھایا اور میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہاں پر عراق کے، یمن کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، سوڈان کے اور انڈونیشیا کے کیمپ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ جو پہاڑ کاٹ کر انہوں نے بنائے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو وضاحت کی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ کلیدہ بحث ویسے ہے قابل قبول یا نہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ جو جنوبی ایشیا مؤسسہ نے بتائی ہے، جو وضاحت دی ہے وہ قابل قبول نہیں جی انہوں نے وضاحت یہ کی جب ان سے حج سے پہلے وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جی پہاڑ کاٹ کر اوپر کیمپ بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے 4-5 کیمپ وہاں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان سے جا کر بات کی، انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس دفعہ چونکہ مشاعر میں ٹرین کا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو کہنے لگے کہ جی 1 ہفتہ پہلے ہمیں گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ جو کیمپ ہے یہ یہاں سے ہٹا دیے جائیں، وہ اس لیے کہ یہاں سے مسافروں نے گزرنا ہوگا اور مسافروں کو گزرنے کے لیے جگہ چاہیے، یہاں پر یہ ٹرین کا سسٹم جو ہے یہ صحیح طور پر آپریٹ نہیں ہو پائے گا، یہاں سے کیمپ ہٹائیں۔ تو ہمیں یہ بہت تھوڑا ٹائم ملا ہے، ایسے میں پہاڑ بھی کاٹنے، وہاں پر خیمے بھی بنانے، تمام انتظام کرنا۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہ ٹرین کا جو پروگرام ہے، یہ پروجیکٹ یہ اس سال کا تو نہیں ہے، یہ تو 2 سال پہلے سے آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی انتظام کرنے چاہیے تھا آپ کو پہلے کرنے چاہیے تھے۔ یہ ہم نے ان کو جواب دیا، ان سے میٹنگز ہوتی رہی، ہمارے لوگ جا کے ملتے رہے اور ریکویسٹ کرتے رہے۔ جب 8 ذی الحجہ کو وہاں پر حاجی پہنچے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ جی بیسک نیسیسٹیز موجود نہیں ہیں، مثلاً یعنی پانی کی فراہمی معطل تھی، الیکٹرک سپلائی صحیح طور پر نہیں تھی، وہاں پر خیمے صحیح طرح نہیں بنے تھے، حج یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول نہیں تھا، یعنی اگر آدمی کوئی زمین پر سونا بھی چاہے تو وہ ہموار جگہ بھی، اس کی رسپانسبلٹی آپ سمجھتے ہیں کلی طور پر وہاں کے آرگنائزرز پہ، ہماری وزارت مذہبی امور کا اس میں کوئی عمل دخل یا کوئی رول نہیں بنتا؟ میں اس کروں کہ ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا، اگر ایگریمنٹ میں ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہو تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اگر اس ایگریمنٹ کی تکمیل میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہ قصور ہمارا نہیں بنتا۔ تو میں عرض کروں گا کہ وہ اس وقت ان کے مؤسسہ کے وائس چیئرمین نے مجھے اپنے ہاتھ سے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیا کہ ہاں جی یہ چیزیں انکمپلیٹ ہیں، یہ میرے پاس اب تک وہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس وقت تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر معاملہ ہوتا چند ایک حاجیوں کا، 100 200 400 حاجیوں کا، تو ہم کوئی جگہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جب 25-26 ہزار حاجیوں کی بات ہو تو ان کے لیے ہم آلٹرنیٹو جگہ کہاں؟ بھارت، عراق اور دیگر ممالک کے جو حجاج تھے ان کو یہ پرابلمز پیش آئیں یا نہیں صرف پاکستانیوں کو آئیں؟ میں اس کروں گا کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ پرابلمز پیش آئی یا نہیں، کیونکہ میں نے وہاں جا کر کیمپوں میں نہیں دیکھا۔ آپ نے کیا نا؟ جی میں نے کیا۔ تو آپ وہاں پر آپ نے وزٹ نہیں کیا ان کیمپس کا جہاں پاکستانی جو ہیں اس دگرگوں حالات میں موجود؟ جی میں خود گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا۔ میں یہ آپ کی نظر سے اور خیمے بھی تو گزرے ہوں گے نا؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ دکھایا کہ پہاڑ کاٹ کر جو انہوں نے خیمے نئے بنائے ہیں وہاں پر صرف پاکستان نہیں بلکہ ان دیگر ممالک کے خیمے بھی وہاں پہاڑ کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ اب ان خیموں کے اندر کیا حالت ہے وہ تو میں وہاں جاتا تھا۔ آپ کا بیان یہ بھی آیا تھا جب آپ اس وقت سعودی عرب میں تھے اور ہم نے اس وقت کی ایک ویورز سرچ تو یہ پروگرام کیا تھا جس میں فیڈرل سیکرٹری آئے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا تھا، یا اس وقت شاید آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے منع کر دیا تھا میڈیا سے پر بات کرنے کے حوالے سے۔ یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہا تھا کچھ کمپنسیشن بھی دے رہے ہیں، وہ پیسہ آ گیا ہے پاکستان؟ ان جو 25 سے 26 ہزار پاکستانی حجاج کرام تھے ان کو وہ مل چکا ہے؟ میں عرض کروں گا اگر تسلسل رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں عرض کروں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ جی آج تو ہم نہیں کر سکتے کوئی آلٹرنیٹو انتظام، لیکن جب عرفات میں اور مزدلفہ میں لوگ جائیں گے تو 1 دن اور 1 رات جو ہمیں ملے گا تو اس دوران ہم ایکسٹرا لیبر لگا کے اور جناب ہم زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر دیں گے۔ جب ہم مینا سے وہ عرفات سے اور مزدلفہ سے واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے معلوم ہوا کہ یہ ابھی تک صورتحال اسی طرح جوں کی توں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو میں مؤسسہ کے چیئرمین کے پاس جناب عدنان کاتب صاحب بہت اچھے مہربان دوست ہیں اور وہ واقعی حاجیوں کا درد رکھنے والے ہیں، میں ان کے پاس پہنچا کہ جناب وہ انتظامات تو ویسے کے ویسے ہیں۔ ان کو ان کے ٹھیکیدار نے ڈس انفارم کیا، ان کو کہا کہ نہیں جی ہم نے سہولتیں فراہم کر دی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی وہاں پر تو سب سہولتیں فراہم ہو چکی ہیں، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، انتظام بھی سب صحیح ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے ان سے کہا کہ جی اچھا اگر ایسا ہے تو آئیے چلیں، اگر انتظام ہو چکا ہے تو حاجیوں کی دعائیں لے آئیں، اگر نہیں ہوا تو جائزہ لے آئیں۔
उनको चूंकि ये ख्याल था कि उनको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, वो तैयार हो गए मेरे साथ चलने पे। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं उनका, अगर वो मेरे साथ न गए होते, अपनी आंखों से न देखा होता, तो ये तमाम सूरत हाल बेहतरी की तरफ माइल न होती। वो मेरे साथ गए, पाकिस्तानियों के हालात देखे, ख्यालात देखे, जज्बात देखे। पाकिस्तानियों ने जाहिर है मुझे देख के जरा अपनी भड़ास भी निकाली, नारेबाजी भी की, वो सब कुछ किया। मुझे पता है वो उनका हक भी बनता था, क्योंकि यू आर द इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। उनको नहीं मालूम कि आज जो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको टेक केयर कर रही। जी नहीं, मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा। ओके, अब ये चूंकि मेरे पास वक्त आपके पास भी कम है और हम इस प्रोग्राम को चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा मामले को टेकअप करें। आपने कहा ये तो मामला आया उनकी बद इंतजामी का, और कंपनसेशन के पैसे अभी नहीं आए। नहीं, कंपनसेशन के पैसे उन्होंने चेक तो दे दिया हमें, और हमसे उन्होंने पूरा उन हाजियों के पासपोर्ट नंबर वगैरह, अच्छा, वो खुद कैंप, उनके पास भी रिकॉर्ड था, हमारे पास भी। उन्होंने पासपोर्ट नंबर लेके एक एक पेपर पर हमसे साइन लिए। अब उन पासपोर्ट नंबर्स के देख के उन लोगों के नाम और उनके एड्रेसेस निकालने का काम यहाँ पे हो रहा है। कब तक मिल जाएंगे ये इंशाअल्लाह अज़ीज? इट शुडंट टेक मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज्यादा। जनवरी में जब हम आपसे इंशाल्लाह नशिस्त करेंगे तो मिल चुके हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। अब बंद इंतजामी जो ये तो उधर के हमारी वजारत हज के हवाले से ये राव शकील फरमान साहब, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम करेक्टली, ये राव शकील अहमद साहब जो हैं डीजी हज, फिर राजा अफ्ताब साहब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हज हैं, ये इस वक्त FIA की तहवील में दोनों गिरफ्तार हैं। तो ये क्या काजमी साहब आपके होते हुए ऐसे मामलात हुए कि पाकिस्तान की जो वजारत मजहबी उमूर है उसमें इतने ज्यादा बिगाड़ के अब इस वक्त वो दोनों गिरफ्तार हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं, इन्होंने गलत काम किया, जिसे कहते हैं ना एक दूसरे पर ब्लेम दे रहे हैं। विक्टिम जो है वो हुज्जाज किराम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हुज्जाज किराम को जो तकलीफें हुज्जाज को पहुंची हैं उसके लिए हम सबको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और हमें अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए, उन हुज्जाज से भी माजरत करनी चाहिए और आइंदा के लिए उनको ठीक करने का भी अहद करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और मैं ये अर्ज करूंगा कि पहले तो मैं गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री की और अपनी इंटेंशन बताना चाहता हूं। हमने हायरिंग रिव्यू कमेटी इंट्रोड्यूस की, यानी पहले भी मचता था हज के बद इंतजामी का, लेकिन उस वक्त मचता था जब हाजी वापिस आ जाते थे। ये पहला बरस था कि अभी एक हाजी ने वहां पर कदम भी नहीं रखा था, शोर पहले मच रहा था। क्यों मच रहा था? वो हमने हज पॉलिसी के अंदर ये चीज शामिल की कि जनाब हज गुजरने के बाद शोर मचता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जब बिल्डिंग्स हायर हो रही हों उस वक्त एक कमेटी हो जो जाके जायजा ले और वहां पर आके बताए कि हायरिंग का काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये हमने ये चीज इंट्रोड्यूस की, कम से कम वो हायरिंग रिव्यू कमेटी को एक्टिव बनाना, उसको भेजना, और फिर ये कि उसमें ये नहीं हुआ कि हमने कोई अपने चहीतों के नाम डाल दिए हों, अपने फेवर के लोग डाल दिए हों, बल्कि 5 अरकान वो गए जिनकी ये इतनी ऐसी रिपोर्ट आई जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा है और जिस पर तमाम कार्रवाई हो रही है। वो आखिर हायरिंग रिव्यू कमेटी भी तो हमने भेजी थी ना। अब हम ही पर इल्जाम लगाया जाए, हमारी बदनीयती की बात की जाए। उस हायरिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क्या इकदाम उठाए गए? वो हायरिंग रिव्यू कमेटी गई, उसने आके रिपोर्ट दी कि जी वहां पर करप्शन हो रही है बिल्डिंग की हायरिंग के सिलसिले में, और उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी उन्होंने वहां के डीजी पर डाली और उसके नतीजे में यह हुआ कि हमने डीजी को मना कर दिया कि आप बिल्डिंग्स हायर नहीं करेंगे क्योंकि आप पर इल्जाम है। पहले भी हायरिंग का काम थोड़ा सा हमने स्लो डाउन कराया था, वो इसलिए कि वो वहां पर यहां पर जो सैलाब आया था तो हमें ख्याल था कि ऐसा न हो कि सैलाब। डीजी साहब जो है ये मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा खबरों में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आज भी जो आया है, हम व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतराम करते हुए एक्चुअली उनकी अपनी प्रोसीडिंग्स, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है डीजी साहब जब उस वक्त भी करप्शन में आपको कामा कमेटी ने बताया, उससे पहले भी उन पर नैब पे मुकदमात हैं, फिर क्या वजह बनी कि उनको डीजी हज बनाया गया? मैं करूंगा कि वहां पर डीजी की अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर है, जो 20वें ग्रेड का एक ऑफिसर वहां पर डीजी लगता है, तो डीजी की अपॉइंटमेंट जब होनी हो तो उससे पहले पूरे पाकिस्तान में जो 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो वहां पर डीजी की पोस्टिंग से आते हैं। जो लोग अपनी ख्वाहिश का इजहार करें फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू करने वाले वो फेडरल सेक्रेटरीज, 5 फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं जो उनका इंटरव्यू करते हैं। ये बड़ा अहम नुकता है, मैं आपसे इस पर पूरा एक तफसील से जवाब लूंगा, लेकिन व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं उनका आपसे तारुफ कराऊंगा, आपको थोड़ा सा ताजुब होगा कि वो आज हमने उनको टेलीफोन लाइन पर क्यों जहमत दे रहे हैं, लेकिन उसकी फिर वजह आपको पता चलेगी जब हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। फखरे पाकिस्तान है डॉक्टर AQ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جناب، خیریت ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب عنایت آپ کی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ نشست کر رہے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز ہیں. یہ آج کل بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سو موٹو نوٹس دیا ہوا ہے جو حج کے سال